हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। एक नया वीडियो लेकर आए हैं सामने। अब हम थोड़ा पढ़ाई की बात कर ले। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आया है, तो चलिए हम पढ़ाई की बात करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था 10 लाइट, उसका एक आखिरी वीडियो, इसके कुछ हम 2 पार्ट्स बनाएंगे। थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं रिफ्रैक्शन के ऊपर। तो रिफ्रैक्शन के ऊपर, रिफ्लेक्शन के ऊपर हम कर चुके हैं एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। ऐसे ही रिफ्रैक्शन के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होते हैं एज कंपेयर टू रिफ्लेक्शन। ओके, तो पहले हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहे हैं, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होता है, बुक के अंदर वाला, बैक एक्सरसाइज का नहीं, जो बुक के अंदर वाला जो क्वेश्चन होता है वो वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। Light enters from air to glass having refractive index 1.5. लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है? ग्लास का। ओके, लिख लेते हैं क्या चीज गिवन है। हमें क्या चीज गिवन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये क्वेश्चन करने से पहले रिफ्रैक्शन वाला जो वीडियो है उसको बहुत ध्यान से देख कर आइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन का पूरा जो वीडियो है, थियोरेटिकल पार्ट है, उसको बहुत ध्यान से अच्छे से देख कर आओ, तब ये समझ में आएगा। राइट नाउ, Ng मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मैंने बताया हुआ है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, सपोज हमें बोला जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। अगर बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो हम एयर मानते हैं उसको। किसकी रिस्पेक्ट में है? एयर की रिस्पेक्ट में है। तो हम ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या दिया हुआ है? 1.5 दिया हुआ है। ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? अब ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं वो इतना होती है, हमें गिवन है। वैक्यूम या एयर के अंदर इतनी स्पीड होती है। राइट, अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इनटू मीडिया। तो स्पीड ऑफ लाइट की रिस्पेक्ट में, उसकी टर्म्स में हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो हमने लिख लिया Ng अपॉन Na। किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के रिस्पेक्ट में है, तो Na नीचे आ गया। ओके, अब इसे जब हम स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होगा? Va अपॉन Vg। कुछ याद आया? हमारे पास ये होता था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसे हम कैसे लिखते थे? N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, ऐसे लिखते थे ना। 1 2 2 1 उल्टा, यहां पर GA AG उल्टा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता था। अब हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट कर देंगे। Va क्या है? Va इज द वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। Vg क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब यही हमें फाइंड आउट करना है, Vg फाइंड आउट करना है। ये वाला पोर्शन कितना दिया हुआ है? ये वाला पोर्शन हमें दिया हुआ है 1.5। इसकी जगह हम लिख देते हैं 1.5 इज इक्वल टू Va क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? ये होता है, रख दो, 3 × 10⁸ अपॉन Vg। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Vg इधर जाएगा, 1.5 नीचे आ जाएगा। तो Vg इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 2, सॉरी 1.5। 1.5 अब कैंसिल करेंगे, 1.5 2 3 होता है, तो ये कितना आ गया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आया। Vg मतलब अब ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है?
2 इंटू 10 टू द पावर 8। एयर में कितनी थी? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। दैट मीन्स जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिक्रीज हो गई, रिड्यूस हो गई, है ना। अब ये जो स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर के अंदर, जिसे हमने VA लिखा है, इसे हम स्मॉल c से भी डिनोट कर सकते हैं। स्मॉल c, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल c अपॉन Vg। ऐसे आएगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमें Vg फाइंड आउट करना था। दिस इज द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट डज इट मीन। कई बार ये मैं बता चुका हूं कि अगर हमें किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इसका क्या मतलब होता है कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है उतना टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सिंपल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डायमंड में जब लाइट रे एंटर करेगी, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड is reduced by 2.42 times as that in air। एयर में जितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है उससे 2.42 टाइम्स स्पीड कम हो जाएगी डायमंड के अंदर। ठीक है, हमें कुछ भी दिया हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.5 दिया हुआ है, जैसे हमने भी पिछला क्वेश्चन किया था। ठीक है, ग्लास का। तो ग्लास के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो 1.5 टाइम्स कम हो रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज रिड्यूस्ड बाय व्हाट फैक्टर, बाय 2.42 टाइम्स। ठीक है, इतना टाइम्स कम हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। हमारे पास लेंस है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज f2, दिस इज 2f2, दिस इज f1, दिस इज 2f1। इधर हम f1 और 2f1 ले सकते हैं, इधर हम f2 2f2 भी ले सकते हैं। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन में क्या है कि जो कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बना रहा है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है मोस्टली। अब इमेज का जो डिस्टेंस है लिखा हुआ है, इमेज किसकी बना रहा है? एक निडल रखा हुआ है, इसके आगे एक निडल रखा हुआ है, उसकी इमेज बना रहा है। निडल यहां पे कहीं रखा हुआ है, हमें नहीं पता भी कहां रखा है, तो यहां पर कहीं निडल रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? इस साइड बनेगी, राइट साइड बनेगी। तो जो इमेज बन रही है वो उसका डिस्टेंस कितना है? 50। लेंस से उसका डिस्टेंस कितना है? 50। मतलब हमें v दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखो, व्हाट वी आर गिवन? वी आर गिवन v, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब क्योंकि जो इमेज है वो राइट साइड में बन रही है तो v इज पॉजिटिव, तो यहां पर हम 50 सेंटीमीटर पॉजिटिव लिखेंगे, राइट। नाउ वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब निडल कहां पर रखा हुआ है? वेयर इज द निडल प्लेस्ड, मतलब हमें निडल का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। निडल ऑफ ऑब्जेक्ट ही है ना यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम मिरर, सो ये लेंस। तो लेंस से कितना दूर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, कंडीशन दी हुई है, इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से इक्वल होता है तो ये कंडीशन दी हुई है, तो क्वेश्चन हमारा इजी हो गया।
अब रे डायग्राम्स अगर आप लोगों को याद है तो याद करो कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज कब इक्वल होता था? कब इक्वल होता था? जब ऑब्जेक्ट 2f2 पर रखा हुआ है और इमेज बन रही है 2f1 पर। इधर 2f1 भी ले सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा हुआ है और इमेज बन रही है 2f2 पर। ठीक है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था ना मिरर में, ऐसा ही यहां पर है। तो अब हमें जो कंडीशन दी हुई है वो दिया हुआ है कि जो साइज है ऑब्जेक्ट और इमेज का वो सेम है। दैट मींस h2 इज इक्वल टू h1, h2 इज इक्वल टू h1, ये हमें दिया हुआ है। ओके, नाउ यहां पर अगर h2 और h1 दोनों इक्वल हो गए तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? 1 होगा। सेम साइज का इमेज बन रहा है तो मैग्निफिकेशन विल बी 1। नाउ यहां पर मैग्निफिकेशन कितना होगा? 1। m इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैग्निफिकेशन लेंस के केस में क्या फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का? एक और फॉर्मूला होता है ना, वो होता है v अपॉन u। ये फॉर्मूला होता है ना v अपॉन u। तो v अपॉन u किसके इक्वल हुआ? v अपॉन u हुआ 1 के इक्वल, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पर v कितना है? v कितना है? 50 है, तो यहां पर 50 लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर मैग्निफिकेशन हम क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे, क्योंकि इमेज क्या बन रही है? रियल और इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, 1 हमने क्यों लिखा मैग्निफिकेशन? क्योंकि साइज सेम है, इमेज का साइज सेम है तो 1 आएगा। लेकिन यहां पर हम माइनस लगाएंगे क्योंकि जो इमेज बन रही है दैट इज रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज में मैग्निफिकेशन माइनस में होता है, तो यहां पर माइनस लगा दो, -1। तो v की जगह हमने 50 रख दिया अपॉन u इज इक्वल टू -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या रेसिप्रोकल कर देंगे, जो भी कर दो, तो यहां से u की वैल्यू क्या आ जाएगी? -50 सेंटीमीटर। देखो u ऑटोमेटिकली अपने आप माइनस में आ गया। हमें पता है ना कि u हमेशा माइनस में होता है, हमने कैलकुलेट किया तो अपने आप माइनस में आ गया। ठीक है, तो u की वैल्यू आ गई, मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो निडल रखा हुआ है, वो कहां रखा हुआ है? 50 सेंटीमीटर पर ही रखा हुआ है। ठीक है, यहां पर ये निडल की इमेज है और निडल रखी हुई है इधर, यहां निडल रखी हुई है और उसकी इमेज ये बन रही है। ये कितना है? 50। ये कितना है? 50। ओके, हमें u पता चल गया, v हमें गिवन है। यहां से क्या हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं? क्योंकि आगे हमसे पूछा है फाइंड द पावर आल्सो। इस लेंस की हमें पावर भी फाइंड आउट करनी है। पावर का क्या फॉर्मूला होता है? P इज इक्वल टू 1 अपॉन f, ये फॉर्मूला होता है। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1 अपॉन f। मतलब हमें फोकल लेंथ चाहिए मीटर्स में, हमें फोकल लेंथ चाहिए मीटर्स में। अच्छा ठीक है, मीटर्स में भी नहीं चाहिए, हमें सेंटीमीटर में है। ये जो v और u है हमारा सेंटीमीटर में है, तो अगर हम फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में निकाल लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें उसका भी फॉर्मूला पता है। क्या होता है फॉर्मूला? 100 अपॉन f। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो हम 100 अपॉन f लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो वही वाला लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन फोकल लेंथ कैसे आएगी भाई? अब इसके हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरीके, एक शॉर्टकट एक लॉन्ग कट। लॉन्ग कट क्या है? हम लगाएं लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगा दो, फोकस और ये फोकल लेंथ आ जाएगी। हमें v पता है, u पता है, फोकल लेंथ आ जाएगी। वैल्यूज पुट करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ये मेथड। इसमें हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाते हैं, शॉर्टकट बन जाएगा वो। क्या कॉमन सेंस लगाएंगे? सी, ये कितना है? f2। ये कितना है? फोकल लेंथ, f के इक्वल है ना, फोकल लेंथ है। ये कितना है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ से ट्वाइस है। ये कितना है? फोकल लेंथ है। ये कितना है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। बात समझ में आ रही है ना?
सिमिलरली ये कितना है, फोकल लेंथ के इक्वल है, ये कितना है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, इतना तो फोकल लेंथ के इक्वल ही होगा ना। अब ये कितना हो जाएगा, 2f, कितना, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो ये v कितना दिया हुआ है, v कहां बन रहा है, 2f1 पर बन रहा है ना v, और जो इमेज बन रही है 2f1 पर, तो 2f1 मतलब क्या, f1 का डबल, f1 का डबल। तो इसको हम सिंपली अगर f मान लें, f1 f2 तो हम इसलिए मानते हैं कि एक इधर है एक इधर है, दो फोकाई है तो 1 और 2 मान लेते हैं, हम सिंपली इसका फोकस मान लेते हैं f, ठीक है। ये जो 50 है, 50 क्या दिया हुआ है, 2f दिया हुआ है, इसका जो 2f दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 50। ये जो v है ना, ये कहां पर बन रहा है, 2f1 पर बन रहा है ना, सेम साइज का इमेज कहां पर बनता है, 2f1 पर बनता है, इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले वीडियो सारे देख कर आओ तब समझ में आ जाएगा। तो 2f1 पर अगर इमेज बनती है तो क्या होती है, वो सेम साइज की होती है, राइट। तो इमेज का डिस्टेंस कितना है, 50 है, तो ये 2f1 की लेंथ कितनी हो गई, 50 हो गई, मतलब 2f कितना हो गया, 50 हो गया। तो 2f इज इक्वल टू 50, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि राइट साइड में है, तो f कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, f आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये f आ गया, फोकल लेंथ आ गया। अब हमारे पास अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पावर का, तो पावर का लगाते हैं p इज इक्वल टू 100 अपॉन f, तो 100 अपॉन f कितना आया, 25 सेंटीमीटर, तो 25 ये आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 4 डायोप्टर, 4d, 4 डायोप्टर। कुछ समझ में आ रही है कहानी या नहीं आ रही, क्लियर हो गया ना। पावर का फॉर्मूला 1 अपॉन f, हमें पहले f चाहिए, ये f है, ये फोकल लेंथ है, इसका डबल कितना है, 50 है, क्योंकि इमेज यहां पर बन रही है 50 सेंटीमीटर दूर, तो 2f कितना हो जाएगा, डबल मतलब 2f, 2f कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यहां से f आ गया 25 सेंटीमीटर, इस वाले फॉर्मूले में रख दो 100 अपॉन f वाले में, तो f आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। हम कुछ अच्छे अच्छे सेलेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो डायरेक्ट डेफिनेशंस हैं या जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है वो क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत इजी होते हैं, वो आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो जिनका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई है, वही क्वेश्चन करने में फायदा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बैक एक्सरसाइज का। क्या क्वेश्चन है, स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैंने यहां पर ऑप्शंस नहीं लिखे, डायरेक्ट देखो हमें क्या बताना है। हमारे पास एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, और एक लेंस है, दोनों का जो फोकल लेंथ है वो -15 है, मींस दोनों का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है, माइनस में है। अब हमें पता है कि मिरर के केस में कौन से मिरर का फोकल लेंथ माइनस में होता है, कॉनकेव मिरर का, इसी का फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होगा तो इसका माइनस में होगा, और लेंस के केस में कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड में होता है, उसका भी माइनस होता है, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस में, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ माइनस में, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी बोथ कॉनकेव, ये आंसर होगा। मिरर भी कॉनकेव है और लेंस भी कॉनकेव है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यस बच्चों, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बैक एक्सरसाइज का। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे लेटर्स लिखे रहते हैं, उनको देखने के लिए कौन सा लेंस हम यूज करते हैं, कौन सा लेंस हम यूज कर सकते हैं। वी यूज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। व्हाई? क्योंकि हम जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस को जब हम बिल्कुल पास में रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट के,
बिल्कुल पास में, बिल्कुल उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो हमें बड़ा इमेज मिलता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिलता है बड़े साइज का। तो जैसे ये डिक्शनरी का पेज है, हमें ऐसे देखना है तो बिल्कुल पास में जाकर देखेंगे। पास में मतलब हमने जो लेटर्स है, अब लेटर्स क्या है, ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख दिया, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया। तो इमेज कहां बनेगी उनकी, इमेज कहां बनेगी, मतलब लेंस के उसी साइड बनेगी जहां पर ऑब्जेक्ट है, तो और बड़े साइज की इमेज बनेगी। हम यही तो चाहते हैं कि जो लेटर्स हैं हमें थोड़े बड़े साइज के दिखाई दें, बड़े बड़े लेटर्स दिखाई दें ताकि हम इजीली उनको पढ़ सकें। तो हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है और जिसका फोकल लेंथ छोटा हो, फोकल लेंथ उसका कम हो, क्योंकि फोकल लेंथ कम होगा तभी वो जो लेटर्स हैं वो फोकस हो पाएंगे, जल्दी से फोकस हो पाएंगे, क्योंकि हमें पास में रखना है ना। अगर दूर ले जाएंगे तो हमें दिखाई नहीं देंगे। तो फोकल लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, फोकल लेंथ कम होना चाहिए, क्योंकि हमें लेटर्स को बहुत पास में ही फोकस कराना है। हमें उन लेटर्स को यहीं पर देखना है ना, ये बुक रखी हुई है, ये डिक्शनरी है और हमें यहाँ देखना है, तो फोकस कहाँ होंगे, वो पास में ही फोकस करवाएंगे ना उनको, तभी तो दिखाई देंगे। अगर दूर फोकस कराना होता तो इतनी दूर फोकस कराना पड़ेगा और इतनी दूर तो वैसे ही नहीं दिखाई देंगे वो। तो हमें पास में फोकस कराना है, तो फोकल लेंथ भी छोटा होना चाहिए। तो आंसर विल बी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। इसमें एक और लिखा हुआ है कॉनकेव लेंस, तो हम यूज ही नहीं कर सकते, तो कॉनकेव लेंस का तो ऑप्शन ही खत्म है, क्योंकि कॉनकेव लेंस में तो डिमिनिश्ड इमेज बनती है, वो तो लेटर्स और छोटे हो जाएंगे। तो हम यूज तो कॉन्वेक्स लेंस ही करेंगे। अब इसमें ये भी कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, लेकिन फोकल लेंथ किसकी छोटी है, इस वाले की छोटी फोकल लेंथ है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Now our next question is question number 9. One half of convex lens is covered with a black paper. एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, उसे हमने ब्लैक पेपर से या ब्लैक क्लॉथ से कवर कर दिया, उसका जो हाफ है, ठीक है, हाफ पार्ट जो है उसे हमने ब्लैक पेपर से कवर कर लिया। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या अब वो लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बना सकता है? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, हम इसका एक रे डायग्राम बनाकर देखते हैं। ठीक है, रे डायग्राम बनाकर देखेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या इमेज पूरी बन रही है या नहीं। सो हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हम F1 और F2 वगैरह नहीं लिख रहे हैं, जस्ट हमें देखना है कि इमेज बन रही है, कहां बन रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब इस कॉन्वेक्स लेंस को हमें क्या करना है, इसे कॉन्वेक्स लेंस को हमें ब्लैक पेपर से कवर करना है। मान लेते हैं कि इसका जो लोअर हाफ है, लोअर हाफ नीचे वाला, उसे हमने ब्लैक कलर से कवर कर दिया। अपर हाफ भी मान सकते हैं, ऊपर वाला भी मान सकते हैं, नीचे वाला भी मान सकते हैं। ठीक है, हमने नीचे वाला पार्ट ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, तो अब हमारे पास सिर्फ हाफ पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन बचा। अब ये जो ब्लैक वाला है, यहां से तो लाइट पास होगी नहीं, क्योंकि ब्लैक कलर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये तो ऑलमोस्ट कैसा बन गया, ओपेक बन गया, ऑलमोस्ट, पूरी तरह से नहीं। ठीक है, इसमें मोस्ट ऑफ द लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, आगे पास ही नहीं होगी क्योंकि ब्लैक कलर है। अब ऊपर वाला पार्ट जो है वो अभी भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट यहां से तो पास होगी ना, यहां से तो पास हो जाएगी। चलो, अब जैसे हम रे डायग्राम बनाते थे, एक पैरेलल रे लेते थे हम प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये हमने सॉरी पैरेलल रे ले ली, ये कहां से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी। मान लेते हैं इसका फोकस यहां पर है, ये इसका फोकस है, तो ये यहां से ऐसे पास होगी। ठीक है, अब दूसरी रे देखते हैं, दूसरी रे कहां से जाएगी। सी, दूसरी रे अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दें, कैसे पास होगी,
सीधी निकल जाएगी ना ऑप्टिकल सेंटर से। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहां पर तो ब्लैक कलर है, ये तो सारा ब्लैक है, ऑप्टिकल सेंटर यहां पर होता है, तो यहां से हमने सीधी रे पास करा दी, वो निकल गई सीधी। लेकिन ये वाला जो ब्लैक पोर्शन है, यहां से ये रे कैसे पास हो रही है, जबकि ब्लैक तो उसको एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, तो ये रे कैसे निकल गई ब्लैक कलर में से। एक्चुअली बच्चों ये होता है कि ये जो डायग्राम हमने बनाया है ना, मैंने बताया होगा कि एक्चुअल में लेंस ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में लेंस ऐसा नहीं होता। वो कैसा होता है, ये तो हमने इस शेप का बना दिया, कैसा होता है वो एक्चुअल में, ऐसे या तो राउंड शेप का होगा या रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर शेप का होगा, ऐसा होता है ना। अब मान लो हमारे पास राउंड शेप का है कोई कॉन्वेक्स लेंस, अगर ऐसा है, ठीक है, ये राउंड शेप का हमने जैसे चश्मे में लेंस लगता है, तो इसका एक पोर्शन ये है हाफ और एक पोर्शन ये हो गया, ठीक है। तो ये मान लो हमने ब्लैक पेपर से कवर कर लिया, ये वाला पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन बचा। अब इस लेंस को अगर हम ऐसे रखते हैं, देखो ध्यान से, इस लेंस को अगर हम ऐसे रखते हैं तो इसका जो हाफ पोर्शन है वो तो ब्लैक हो गया, ठीक है, हाफ पोर्शन में से लाइट पास नहीं करेगी, तो हमने इसको ऐसे रखा, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है लाइट वो तो सीधी निकल जाएगी ना। जो अब देखो, इसको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, अब लेंस मेरे पास नहीं है, अदरवाइज मैं उसको क्लियरली दिखा देता। ऐसे मान लो लेंस हमने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लेंस रखा हुआ है और राउंड शेप का है, ऐसे सर्कुलर शेप का है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है मान लेते हैं वो ब्लैक कलर कर दिया, नीचे वाला पार्ट अभी भी ट्रांसपेरेंट है। तो ऐसे कहीं रे आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई, ये मान लो ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसके ऊपर वाला पार्ट ब्लैक हो गया और नीचे वाला पार्ट ट्रांसपेरेंट है, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है यहां से तो लाइट रे पास हो जाएगी ना, क्योंकि जो ब्लैक कलर का जो पोर्शन है वो तो इससे ऊपर है, ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर है वो ब्लैक कलर वाला पोर्शन, तो लाइट रे ब्लैक कलर में एंटर नहीं कर रही है, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो तो सीधी पास हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक कलर ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से लाइट रे ऐसे जाएगी और सीधी निकल जाएगी, तो वही डायग्राम हमने यहां पर बनाया है, ये है ना। इस डायग्राम में तुम्हें लग रहा होगा कि ये ब्लैक पोर्शन से पास हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ब्लैक से पास नहीं हो रहा है। डायग्राम बनाएंगे तो इसमें पास होगा ही, ठीक है, इसमें तो पास क्या कर सकते हैं, वो तो अब ड्राइंग है तो पास करना पड़ेगा, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, सेंटर होता है ना, एक पॉइंट होता है, तो वहीं से वो सीधी रे निकल जाती है, जो ब्लैक कलर का पोर्शन है वो उससे ऊपर है, ठीक है, तो यहां से निकल जाएगी, तो ऐसी सीधी रे निकल गई, तो यहां पर मीट कर रही है, ये बन गई, फुल इमेज बनी है, पूरी इमेज बनी है। और चलो ऑप्टिकल सेंटर से भी पास नहीं कराते, जरूरी थोड़ी कि ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी रेस, यहां से भी निकल सकती है, ये भी रे आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, तो ये रेस कहां जाएंगी भाई, ये भी तो रिफ्रैक्ट होकर ही जाएंगी ना। मान लो ये रे है तो ये ऐसे जाएगी, ये रे है ये ऐसे जाएगी, तो ये सारी रेस कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे ही ना, मीट तो करेगी, तो उसी पर इमेज बन जाएगी। जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल सेंटर में, ऑप्टिकल सेंटर वाला तो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हमें पता है कि सीधी रे पास होती है, तो रे डायग्राम बनाने में इजी होता है। अब अगर हम ये वाली रे बनाते हैं, ये वाली, अब ये किस एंगल से ऐसे डेविएट होकर जाएगी वो हमें इतना आइडिया नहीं होता, ठीक है, हमें पैरेलल रे का पता है, पैरेलल रे फोकस से पास होती है तो इसलिए हम पैरेलल बना देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर का पता है सीधी पास होती है तो इसलिए ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं। बाकी जो दूसरी रेज है, और भी बहुत सारी रेज जा रही होंगी, ठीक है, ये वाली रे भी है, ये भी है, अब ये इसका हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कहां से पास होती है, ठीक है, तो इसलिए हम ये रेस नहीं बनाते, बट रेस तो पास करती है ना, तो इस वाले पोर्शन में से रेस पास करेंगी और यहां पर फुल इमेज बनाएगी। ओके, तो इसका आंसर होगा यस, यस, दिस लेंस विल प्रोड्यूस फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट दिस इमेज विल बी ब्लर, थोड़ी सी ब्लर होगी, थोड़ी सी फेड होगी, पूरी ब्राइटनेस नहीं होगी इमेज में, ठीक है, ब्राइटनेस बहुत डल होगी और ब्लर इमेज बनेगी। कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि देखो आधी लाइट तो इसने अब्सॉर्ब कर ली,
और आधी लाइट यहां से जा रही है, तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई ना, तो इसलिए जो इमेज बनेगी वो ज्यादा ब्राइट नहीं बनेगी, डल बनेगी। आगे समझ में? तो इस तरह से डायग्राम बना के हमें दिखाना है। ओके, ये रेज नहीं बनानी, ये बीच वाली मिटा दो, सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर और ये पैरेलल रे, ऐसे ये इमेज बन जाएगी। आगे बच्चों समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।